नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि हम लोग अभी जीएस की क्लासेस स्टार्ट किए हुए हैं और हमारे हिस्ट्री के टॉपिक जो स्टार्ट हुए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, तो आज उसी के क्रम में हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद स्टार्ट किया जाता है। अपनी पिछली क्लास में हमने एक आपको लिंक बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का और वैदिक सभ्यता के बीच में क्या इंटरजेक्शन या कौन सा ऐसा लिंक है जो इन दोनों को कनेक्ट करता था या दोनों में क्या डिफरेंस मेनली होता था। तो आइए देखते हैं वो पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक में हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप लोग वहाँ जाके उस पिछले वीडियो को देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज शुरू करते हैं अपने वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जिस नाम से कंफर्म है दोस्तों को वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का इसका लिया गया है, इसका नाम वैदिक जो लिया गया वो लिया गया है वेदों से लिया गया है, वेदों से, ठीक है, वेदों से लिया गया है। इसका ना भी हम आगे बताएंगे इसका अर्थ क्या होता है, इसके जनक कौन थे। तो जैसा कि माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो नई सिविलाइजेशन जो हमारे सामने उभर की है, जो नई हिस्ट्री में जो एक नई सिविलाइजेशन नई सभ्यता आई वो वैदिक सभ्यता थी। ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता के स्थानों को नष्ट करके वहाँ पे एक नई सभ्यता लाई जिनको हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। अच्छा, वैदिक सभ्यता का जो कालक्रम है दोस्तों वो है 1500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के आसपास का, ठीक है। ऐसा इतिहास में माना जाता है कि वैदिक सभ्यता का जो काल और टाइम फ्रेम होता है वो 1500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। अब इसको दोस्तों हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा होता है ऋग वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल मतलब प्री एंड पोस्ट, एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ऋग वैदिक काल जो है, जो शुरुआती फेज था वैदिक काल का, उसको कहा गया ऋग वैदिक काल। इसमें 4 वेदों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड हुए, जो उनकी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति क्या थी, इन दोनों को अभी हम लोग कंपेरिजन करेंगे। ऋग वैदिक काल के अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों ऋग वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें किस तरह से हुई। तो इस तरह से एक टाइम फ्रेम का अगर हम लोग बंटवारा करें तो ऋग वैदिक काल का जो टाइम फ्रेम माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल का माना जाता है 1000 से 700 ईसा पूर्व के आसपास। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि ऋग वैदिक काल की सभ्यता, ऋग वैदिक सभ्यता का टाइम फ्रेम क्या होता है, तो 1500 से 700 ईसा पूर्व। अगर अलग अलग इसको हम दो भागों में तोड़ के देखें वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक काल ऋग वैदिक काल का है और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 700 ईसा पूर्व का है। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आज अपना पहला टॉपिक जो है इसका पहला ऋग वैदिक काल को शुरू करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो टाइम फ्रेम हमने जैसा कि आपको बताया कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, तो उसके बीच में देखते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों ऋग वैदिक काल का जो जनक थे, ऋग वैदिक काल के जो जनक थे वो आर्य थे, ठीक है, आर्य। अब आर्य ने जो है, आर्यों ने ऋग वैदिक सभ्यता की नींव रखी थी। अब आर्यों के बारे में माना जाता है कि जो आर्य शब्द था ये मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार इन्होंने आर्य शब्दों के बारे में बताया। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ जाति से, श्रेष्ठ जाति से। अब आर्यों के बारे में बताया जाता है कि आर्य जो है, जो वहाँ पे भारत में आए या इस रीजन में जब आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग थे वो निम्न कोटि के ज़्यादा काले से थे, छोटे से थे। अब आर्यों का जो आगमन था, कुछ लोग बताते हैं कि अभी आर्यों का जो ओरिजिन कहाँ से वो आए थे, इसके बारे में हम लोग अभी एक टेबल बताते हैं कि भिन्न भिन्न लोगों ने इनके निवास स्थान को भिन्न भिन्न माना है। कुछ लोग इनको आल्प्स पर्वत के दक्षिण में यानी जर्मन यूरोपियन होने का दावा करते हैं, कुछ लोग इनके मध्य एशियाई होने का दावा करते हैं। तो वो जो वहाँ से है तो वो गोरे प्रजाति के थे, लंबे थे, तो उन्होंने अपने आप को एक श्रेष्ठ जाति का माना, जिसका उच्च कुल, जिसका श्रेष्ठ जाति या उच्च कुल भी आप इसको कह सकते हैं। इसका मैक्स मूलर ने इसका अर्थ निकाला था। तो आर्यों ने जो सभ्यता कटाई, इसका मेन जो था, यह सभ्यता किस टाइप की थी, इसकी विशेषता क्या थी कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें दोस्तों तो जस्ट उसके ऑपोजिट था। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी और ऋग वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। अच्छा, ग्रामीण सभ्यता के साथ कुछ विशेषता क्या आ जाती है, जैसे नंबर 2 में हमने लिखा कि ये जिनका जीवन मूलतः पशुचारण था एवं कृषि पर निर्भर था। अब इसमें भी पशुचारण इनका मुख्य कार्य था और कृषि जो है वो गौण कार्य था, मतलब कृषि अभी उतनी उन्नत नहीं हुई थी। हालांकि लोहे या विभिन्न जो धातु थे उनका उपयोग, उनका जो है उनका ज्ञान हो चुका था, लेकिन अभी भी कृषि इतना मुख्य कार्य नहीं थी। ये आगे जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ पे कृषि जो है मुख्य कार्य हो गया, पशुचारण जो है वो गौण कार्य हो गया। तो यहाँ तक की स्थिति इस तरह से थी। अच्छा, अब एक देखते हैं कि दोस्तों जब ऋग वैदिक सभ्यता जब स्टार्ट हुई
तो वेदों के बारे में उन्होंने बताया कि इसमें कुछ हमारे जो 4 प्रकार के वेद थे, ठीक है, 4 प्रकार के वेद आए हमारे, जिसमें पहला है ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आर्यों की भौगोलिक स्थिति, जो भारत में आए तो कहाँ बसे, वो कहाँ के थे, तो इसके बारे में आइए एक आपको एक अलग से एक अभी हम अपने इसी चैप्टर में बताते हैं कि ये कहाँ से आए थे, इनका टाइम फ्रेम क्या था। और जो अगला हम लोग एक चार्ट बना के उसको देखेंगे, उस चार्ट से जो है वो अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों कि वो किस जगह से थे, कहाँ के थे, किस जगह भारत में आके बसे, तो उस जगह के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो आर्यों का भौगोलिक विस्तार के बारे में। आर्यों का भौगोलिक विस्तार मतलब जब आर्य पश्चिमी देशों के साथ जब हमारे यहाँ पहुँचे तो वो कहाँ आके बसे, ठीक है। तो हम लोग उसके भौगोलिक विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसके इतिहास का मुख्य स्रोत केवल क्या है, वो ऋग्वेद संहिता है। ऋग्वेद संहिता जो है वो आर्यों के बारे में जो यहाँ से लोग आके बसे थे, इनके बारे में जो सबसे इतिहास की सबसे भौगोलिक प्रामाणिक जानकारी मिलती है वो हमें ऋग्वेद से मिलती है। और दूसरा पॉइंट हमारा आर्यों का मुख्य निवास स्थल क्या था। अब वो भौगोलिक स्थिति के ऊपर हम आते हैं। अब आर्यों का जो मुख्य स्थल था वो सप्त सैंधव प्रदेश था। सप्त सैंधव प्रदेश यानी सप्त सैंधव प्रदेश का अर्थ होता है 7 नदियों का प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब होता है 7 नदियों का प्रदेश या 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र, ठीक है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे सतलज, रावी, चेनाब, ठीक है। जो 7 नदियां हैं उनको ऋग्वेद में क्या नाम दिया गया है, ऋग्वैदिक नाम इनका क्या है, ये अक्सर एग्जाम में आता है कि इन 7 नदियों का ऋग्वैदिक नाम जरूर पूछा जाता है दोस्तों। ये कई बार पूछा जा चुका है। अभी हम बताएंगे जब हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर का सेक्शन सॉल्व करेंगे, जब आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व कराएंगे तब बताएंगे कि इन 7 नदियों का नाम जो है वो कितनी बार लिया गया है और ये कहाँ से लिया गया, इनका आज का नाम क्या है और इनका ऋग्वैदिक नाम क्या है। तो इसके बारे में बताइए। अब जो नदियों के ऊपर हम आते हैं, सरस्वती को जो है वो सबसे पवित्र नदी माना गया है। सरस्वती नदी जो है उस समय सबसे पवित्र नदी थी और इसको नदी तमा कहा गया था। नदी तमा यानी सबसे पवित्र नदी। अब ये नदी तमा जो है दोस्तों, नदी तमा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा जा चुका है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। तो आपका सही उत्तर होगा सरस्वती नदी, जिसको क्या कहा जाता था, नदी तमा कहा जाता था, ठीक है। इसको नदी तमा कहा जाता था, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग कभी भी मत भूलिएगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि इसमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे हम अगला पॉइंट अगर पढ़ें तो सिंधु नदी जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, जिसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि सबसे महत्वपूर्ण नदी का अर्थ अलग होता है और सबसे पवित्र नदी का अलग होता है। महत्वपूर्ण नदी का अर्थ होता है कि सबसे व्यापारिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, सिंधु नदी थी। अभी इसका कारण बताते हैं क्यों थी, ठीक है। और सरस्वती नदी जो पवित्र नदी थी वो उसका सिर्फ धार्मिक एस्पेक्ट था कि उसको धार्मिक अर्थों में उसका लिया जाता है कि सरस्वती सबसे धार्मिक नदी है, सबसे पवित्र नदी मानी थी, ये इनका धार्मिक पक्ष था। अच्छा, सिंधु नदी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्यों था, सबसे मतलब नदियाँ तो 7-8 थी। अच्छा, इसमें अगर बात की जाए तो ऋग्वेद में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। वैदिक सभ्यता में 31 नदियों का मिलता है, लेकिन ऋग्वेद की अगर बात की जाए, ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में कुल 21 नदियों का जो है वो वर्णन मिलता है। लेकिन उन 21 में से सिंधु का ही महत्व क्यों था, क्योंकि जब आर्य जो है भारत में आए तो वो बसना स्टार्ट किए। तो बसे कहाँ से, वो अफगानिस्तान से बसना शुरू किए और पंजाब तक बसे, ठीक है, जिसको ये लोग नाम देते हैं ब्रह्मवर्त। उस समय जिसको ब्रह्मवर्त नाम दिया गया था, ब्रह्मवर्त प्रदेश। अब इस ब्रह्मवर्त प्रदेश की अगर बात की जाए तो उस समय के अफगानिस्तान से लेकर आज के पंजाब तक, पंजाब या टू द एक्सटेंट हरियाणा तक अगर बात की जाए तो उस समय की जो प्रदेश था उसको ब्रह्मवर्त कहा जाता था, ठीक है। तो ये ब्रह्मवर्त प्रदेश तक की बात की जाए तो जो अगर आप उस समय देखें आज के जो पाकिस्तान या पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो सिंधु आज भी सबसे बड़ी नदी उधर की है, और जो कि जिसका जल प्रवाह बहुत बड़ा है। तो जिसका जैसे हमने बताया कि वहाँ उस समय का पशुचारण जो घाटियाँ बनती थी, सिंधु घाटी में जो चारण स्थल था जहाँ वो पशुचारण का कार्य होता था, एवं कृषि सिंधु घाटी सभ्यता का जो निक्षेप जहाँ जमा हुए, बहुत बड़े मैदान में उनका एक निक्षेप जमा हुआ जिस पे लोग कृषि करते थे। इसीलिए सिंधु का जो है वो महत्व ज़्यादा था। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो सरस्वती का जो है वो सबसे पवित्र नदी उनकी मानी जाती थी। अच्छा,
अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो गंगा नदी का उतना महत्व नहीं उस समय नहीं था, ठीक है। गंगा नदी का उल्लेख का नाम सिर्फ एक बार आता है। इसमें पूछा जाता है दोस्तों कि गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार आया है ऋग्वेद में, तो आपका सही उत्तर है एक बार। और अगर यमुना के बारे में बात की जाए तो यमुना का 3 बार आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये वनडे एग्जाम्स या सिविल के एग्जाम में पूछा गया है कि गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो मात्र 1 बार किया गया है। और यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी का उल्लेख मात्र 3 बार किया गया है। तो ये नदियों के बारे में था। तो आइए हम आपको दोस्तों भी यही बताते हैं कि वो सप्त सिंधु प्रदेश की वो 7 नदियाँ कौन सी थी, उनका आज का नाम क्या है, और उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि उनका ऋग्वैदिक नाम क्या था, ऋग्वैदिक काल में उनको क्या कहा जाता है। उनका कभी कभी नाम पूछ लेते हैं, जैसे सरस्वती का ऋग्वैदिक नाम क्या था, तो उसमें 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उसको किस तरह से उनके 7 नदियों के नाम क्या हुआ करते थे। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अपना जो ऋग्वैदिक काल की जो महत्वपूर्ण नदियाँ थीं उनका प्राचीन नाम क्या था उस समय। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ये हर साल में से इन सब में से कोई ना कोई एक नाम जरूर आ जाता है किसी एग्जाम में। तो ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो ये देखते हैं जो सबसे पहली हमारी नदी है वो रावी नदी है। अच्छा, रावी का प्राचीनतम नाम क्या था? पुरुषणी। रावी का प्राचीनतम नाम क्या था? पुरुषणी था। सतलज का था शतुद्री, ठीक। चेनाब का है अस्किनी। ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि रावी, सतलज, चेनाब जो कि भारत के पंजाब से भी होकर गुजरती हैं, इंडिया से होकर गुजरती हैं। तो इनका प्राचीन नाम इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है कि ये अभी भी भारत में काफ़ी पॉपुलर है और बहुत हद तक एग्जिस्ट करती हैं। तो रावी का पुराना नाम पुरुषणी था, सतलज का नाम शतुद्री था और चेनाब का नाम अस्किनी था। झेलम का नाम वितस्ता था। झेलम का पुराना नाम क्या था? ऋग्वेद में वितस्ता मिलता है। और व्यास का विपाशा मिलता है, ठीक है, विपाशा। और गोमल का मिलता है गोमती से, और काबुल का मिलता है कुंभा से, ठीक है। काबुल नदी जो कि अफगानिस्तान में है, गोमल नदी जो कि उस टाइम आज की जो गोमती थी, जो उसको हम आज भी गोमती बोलते हैं, उसको पहले गोमल बोलते थे, फिर गोमती उसका प्राचीनतम नाम क्या था। फिर व्यास था, व्यास का विपाशा, झेलम का वितस्ता, चेनाब का अस्किनी, सतलज का शतुद्री और रावी का पुरुषणी। ये नाम ऐसे हैं दोस्तों जो कि अक्सर जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अगर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहिए तो इसको एक अलग से अपने नोटबुक में प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। कुछ नाम और हैं, अभी हम उसको नीचे बता रहे हैं, लेकिन इतने नाम जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि अक्सर आपसे पूछे जाते हैं कि ये इनका प्राचीनतम नाम क्या था, इनका आधुनिक नाम क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसको आप लोग प्लीज़ एक बार नोट डाउन कर लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा और हम आपको यहाँ से बताते चलेंगे। तो उसको प्लीज़ एक बार आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारी अगली नदी कौन सी है? हमारी अगली नदी है गंडक नदी। गंडक नदी को कहा जाता था उस समय सदा नीरा। इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये वर्ष भर बहने वाली नदी थी। इसका जल कभी समाप्त नहीं होता था, कभी सूखता नहीं था, इसलिए गंडक को कहा जाता है सदा नीरा नदी कहा जाता था। और हमारा अगला जो नदी वो कुर्रम नदी है, जिसको प्राचीन समय में कुमू कहा जाता था। ये भी आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बहती है। अभी हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो प्रमुख नदियों के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग मैप के थ्रू आपको बताएंगे कि ये नदियाँ कहाँ कहाँ हैं। तो कुर्रम जो कि आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, उसको कुमू कहा जाता था। और इंडस नदी जिसको हम सब जानते हैं, उसको प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? सिंधु कहा जाता था। और ये इंडस नदी थी। तो आइए तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ प्रमुख नदियाँ। और ऋग्वैदिक काल में हमें उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो जो हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे कि ऋग्वैदिक काल में उनका सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक पक्ष क्या क्या हुआ करता था, वो लोग कैसा जीवन जीते थे, उस तरह की क्या माहौल थे, किस तरह के वहाँ चर्चा थे, उसमें कौन कौन से पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं आपको यहाँ पे जीएस की बहुत टू द फैक्ट और बहुत पंक्चुअल क्लासेस मिलेंगी, जो कि आपको सिर्फ टू द फैक्ट के बारे में बताई जाएंगी कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कहाँ से आपको उसके फ़ायदे मिल रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरह से नहीं करना है, क्या करना है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।